मुझे बताओ, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिवाइज कर चुके थे, कहां तक? सेल ऑफ गुड्स वाले तक। सर्विसेज के केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होता है? सर्विसेज के केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? जहां दो कंडीशन पूरी हो जाए, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन। मतलब शक क्या नहीं होना चाहिए। और दूसरा, व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड, जब सर्विसेज दे दी जाती हैं। अगर सर्विसेज को कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो फिर आप क्या करते हैं? अगर उन सर्विसेज को रेंडर करने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है, तो हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस। भाई जितनी सर्विस कर दी उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। और इन अदर केसेस आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कंप्लीटेड सर्विस बेसिस, यानी कि आप जब सर्विस कंप्लीट कर देंगे तो ही आप अपना रेवेन्यू बुक करेंगे, अन्यथा रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। सर्विसेज के केस में आपको इंस्टीट्यूट ज्यादा सवाल जो पूछता है वो किसके पूछता है? क्या इंस्टॉलेशन की सर्विस के सवाल आपसे पूछता है? एडवर्टाइजिंग कमीशन के बारे में सवाल पूछता है? इंश्योरेंस कमीशन के बारे में सवाल पूछता है? एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन के बारे में सवाल पूछता है? ठीक है। यानी ये क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर बारी आती है इन द केस ऑफ अदर्स, जिसमें क्या चीजें हैं? जिसमें हमारे पास है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। तो मुझे बताओ, इनमें हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की? तो इंटरेस्ट को बुक करने की भी दो कंडीशन, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। और दूसरा, इंटरेस्ट में क्या देखना है? रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? टाइम बेसिस पर। डिविडेंड के केस में भी क्या होना चाहिए? नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन। भाई वो तो होनी नहीं चाहिए। साथ में डिविडेंड रेवेन्यू कब बुक होगा? व्हेन राइट टू रिसीव डिविडेंड। जब आपको डिविडेंड क्या हो जाता है? राइट टू रिसीव। दैट इज, वैसे ये राइट टू रिसीव कब आता है? जब डिविडेंड क्या हो जाता है? डिक्लेयर हो जाता है, हम तभी रिकॉर्ड करते हैं। रॉयल्टी के केस में भी क्या होनी चाहिए? नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन। और रॉयल्टी हम कैसे बुक करते हैं? ऑन एग्रीमेंट बेसिस। जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से होता है। दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं? एक्रूअल बेसिस। कि जितना आपका एग्रीमेंट हो गया, जिसका एक्रू हो गया, हम उतना उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसी में हमने आपको एक स्पेशल सिचुएशन और बताई थी। हमने कहा कि देयर आर सम स्पेशल सिचुएशंस। स्पेशल सिचुएशंस क्या हैं? हम क्लेम्स करते हैं। हम जब क्लेम करते हैं तो हमको अपना रेवेन्यू जो बुक करना चाहिए, ये रेवेन्यू कब बुक होगा? इफ देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। यानी यहां पर इन केसेस में आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। कौन कौन से सिचुएशंस हैं यहां पर? मैंने कहा जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स को रिकॉर्ड करना व्हेन देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, या इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स, इसे कब रिकॉर्ड करना? इफ देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। या प्राइस इंक्रीज ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस,
अगर आपने प्राइस को रेट्रोस्पेक्टिव बढ़ा दिया है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ऑन सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। हाँ, इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक बच्चे ने कहा एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जो सरकार से एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर और भी एग्जाम्पल थे। क्या आपने AS 7 में भी कुछ एग्जाम्पल्स किए थे? हाँ, वहां आपने कहा था वेरिएशंस हैं, वहां पर भी बोला था क्लेम्स है, वहां पर भी बोला था एस्केलेशन है। हालांकि वो एग्जाम्पल ज्यादा कहां यूज हो रहे थे? इन रिलेशन टू AS 7, यहां नहीं आते हैं। फिर भी अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, इन केसेस में हम क्या चेक करते हैं? देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। हमने आपको AS 9 में ही कुछ और भी बातें बताई थी, तो वो और बातें कौन सी बताई थी यहां लिख देता हूं मैं। हमने बताया अगर मान लीजिए हम कभी भी रीपरचेज का एग्रीमेंट कर लेते हैं, सेल विद रीपरचेज एग्रीमेंट, तो इसे डू नॉट कंसिडर, फटाफट से बताओ उसे क्या नहीं मानोगे? डू नॉट कंसिडर इट एज सेल। उसे क्या कंसिडर करो? कंसिडर इट एज लोन। डू यू रिमेंबर द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो? इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द सेल, we should credit loan accounts, and when we are going to repurchase, तो हमें क्या मानना चाहिए? हमें मानना चाहिए रीपेमेंट ऑफ ए लोन। और अगर आपने ज्यादा का बाय कर रहे हो तो बाकी जो एक्सेस है वो क्या माना जाएगा? वो इंटरेस्ट का खर्चा माना जाएगा। तो हमने कहा उसे हम रीपरचेज एग्रीमेंट करते हैं। क्या कोई डिस्क्लोजर भी करना होता है? फटाफट से बताइए, क्या कोई डिस्क्लोजर भी करना होता है? द आंसर इज यस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जो पॉलिसी होती है उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी क्या थी, वो डिस्क्लोज करेंगे। बच्चे ने पूछा मेजर रेवेन्यूज भी बताएंगे? द आंसर इज यस, मेजर रेवेन्यू भी बताएंगे जो कि ऑलरेडी P&L में आ जाते हैं वो। ओके, तो दिस वाज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 9। मतलब इसके अंदर हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं इसको अभी तो बंद कर देता हूं और